हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़े थे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर वाले वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को हम लोगों ने क्या किया था, डिराइव कर लिया था उसके फार्मूले से और उसके ग्राफ को भी बना लिया था। और इसके बाद देखिए हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक हमें क्या करना है, बहुत ही बेसिक चीज़ जानना है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या करता है, माइक्रोवेव रीजन में रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें क्या होगा, ट्रांजिशन होगा लो रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में। लेकिन इसके लिए क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं कि मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा या नहीं, तो वो कुछ रूल्स पे डिपेंड करता है। यानी ऐसा नहीं है कि सभी टाइप के मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को माइक्रोवेव रीजन में एब्जॉर्ब करके हाई लेवल में चले जाएं। तो ऐसा नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल क्या करें, रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही करें। तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए कि उस रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके उसकी रोटेशन एनर्जी को, अपनी रोटेशन एनर्जी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स दिए जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन रूल। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन रूल्स ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो सिलेक्शन रूल है क्या, तो यहाँ पर देखिए अभी बात करते हैं हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशन एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो अभी हम लोग बात करेंगे रोटेशन की, वाइब्रेशन में भी सिलेक्शन रूल्स है, तो ये थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है दोनों में, तो इसलिए इसका भी साथ में ले लिया गया है। तो अभी हम लोग बात करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा के सिलेक्शन रूल के बारे में। तो आइए पहले हम लोग डिफिनीशन को थोड़ा सा इसके समझ लेते हैं, यानी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उससे हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहले देखिए बताता क्या है ये हमारा रूल। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम एज वेल एज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। हमें पता है कि एटम्स के अंदर भी क्या होते हैं, कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। आर ऑब्टेन ड्यू टू द ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन एनर्जी लेवल्स। फिर बोल रहा है हाउ एवर सच ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस ओनली बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, नॉट बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल्स। यानी कहने का मतलब जब भी क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद अगर उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, यानी वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, लो रोटेशन में है, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और उसका रोटेशन एनर्जी बढ़ गई। तो ये देखिए इसके लिए कंडीशन है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, अब उस एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, जैसे मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल क्या है, रोटेशन एनर्जी लेवल कि हम लोग जब निकाले थे रोटेशनल क्वांटम नंबर की बात जब किए थे, तो मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल हमारा लो रोटेशनल एनर्जी लेवल पे है, मान लेते हैं कहीं भी है, मान लेते हैं J बराबर 1 वाले लेवल पे है, यानी इसकी एनर्जी क्या है अभी J = 1। ये हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर था, इस एनर्जी लेवल पे कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, ठीक। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया माइक्रोवेव रीजन में, और वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब करने के बाद चला गया रोटेशनल एनर्जी लेवल 2 पे। तो रोटेशनल जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब अगर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करेंगे, उतना एनर्जी देंगे जितना इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस हो, तभी वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस रेडिएशन को, उस माइक्रोवेव रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके 1 से 2 में ट्रांजिशन करेगा। यानी 1 लेवल से वो 2 लेवल में क्या होगा, वो ट्रांजिट करेगा, यानी वो जाएगा, ठीक। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी है इसके एनर्जी डिफरेंस से मैच नहीं करेगा तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वही चीज़ हमारा क्या है, ये पॉइंट बताना चाह रहा है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर या एटम्स के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, वो फिक्स होते हैं। तो उस फिक्स एनर्जी लेवल के बराबर का या उसके बराबर का हम लोग क्या करें, जब रेडिएशन देंगे तभी मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी दोनों का मैच करता है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक, और इसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी मैच करने का मतलब यही है कि एनर्जी क्या हो, जितनी एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसे, उतना इसके पास एनर्जी, ट्रांजिशन के बीच में जितना गैप हो उतना एनर्जी इसके पास होनी चाहिए, तभी ट्रांजिशन होगा। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास क्या है, जरूरी है, ठीक है, ट्रांजिशन के लिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे कोई कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं शो करेंगे। तो इसकी आइए हम लोग बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे तो हम लोग एक चीज़ समझ गए हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ट्रांजिशन होगा वो फिक्स एनर्जी लेवल पे ही होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कुछ रिस्ट्रिक्शन है ट्रांजिशंस के लिए। यहाँ पर लिखा गया है द रिस्ट्रिक्शन दस अप्लाइड इन अ ट्रांजिशन आर गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स। अब ये रूल्स क्या है, विच इज कॉल्ड सिलेक्शन रूल्स। तो यही देखिए जो रिस्ट्रिक्शन है
यानी कौन सा मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्व करके अपने रोटेशन एनर्जी को बढ़ाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल एब्जॉर्व नहीं करेगा, रोटेशन उसके अंदर नहीं होगा रेडिएशन एब्जॉर्व करने के बाद भी। तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए जाते हैं कि मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए कि उसमें ट्रांजिशन होगा, ठीक, रोटेशन एनर्जी क्या होगी उसकी बढ़ेगी। तो वो उसी रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेक्शन रूल। तो अब सिलेक्शन रूल देखिए है क्या, तो बात करेंगे अगर रूल्स के बारे में, तो हमारे रूल्स तो भी आगे दिया गया है। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, दिस रूल आर फॉलोड द ट्रांजिशन इज टेक प्लेस एंड इट कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन। अगर मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल्स है, एनर्जी को एब्जॉर्व किया, रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करने के बाद उसके अंदर क्या हुआ, ट्रांजिशन हो गया लो से हाई एनर्जी लेवल में, यानी उसकी रोटेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। लो रोटेशन था, एनर्जी कम थी, हाई रोटेशन हो गया उसका, एनर्जी बढ़ गई, यानी वो क्या था, लो से हाई एनर्जी में ट्रांजिट कर गया। तो उसे बोलेंगे, उस ट्रांजिशन को हम लोग बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशन, यानी वो मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्व करके लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहा है, यानी उसे बोलेंगे हम लोग क्या है, वो ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, इफ दीज आर नॉट फॉलो ट्रांजिशन इज टेक प्लेस इज कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगर रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्व किया मॉलिक्यूल, एब्जॉर्व करने के बाद क्या हुआ, वो उसके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं देखने को मिल रहा है, यानी उसकी रोटेशन एनर्जी नहीं बढ़ पा रही है, तो उसे बोलेंगे हम लोग फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो सिलेक्शन रूल में हमें दो चीज़ ध्यान देना है कि अलाउड है कि फॉरबिडन है। तो अलाउड कब कब होगा, तो उसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दीज सिलेक्शन रूल्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ चेंज इन द क्वांटम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन। ठीक, तो हम लोग सिलेक्शन रूल को किसके टर्म में डिफाइन करेंगे कि उसका क्वांटम नंबर में चेंजिंग आ रही है कि नहीं, यानी वो 0 से 1 में या 1 से 2 में या 2 से 3 में जा पा रहा है कि नहीं। अगर वो जा रहा है यानी ट्रांजिशन हो रहा है, यानी वो ट्रांजिशन कैसा है, वो अलाउड ट्रांजिशन है। अगर मॉलिक्यूल हमारा 0 एनर्जी लेवल पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ माइक्रोवेव रीजन एब्जॉर्ब किया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ, यानी वो फॉरबिडन है। अगर वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, हाई लेवल पे गया कहीं भी, हमें पता है कि जो ट्रांजिशन होता है वो क्या है, वो क्वांटाइज्ड है, वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। यानी अगर लो एनर्जी लेवल में अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मान लेते हैं J=3 में, तो एब्जॉर्ब करके जाएगा कहाँ, 4 में ही जाएगा, 5 में 6 में नहीं जाएगा, ये हमें पता है। तो ये अगर ट्रांजिशन इसमें हो रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो बोलेंगे क्या, ये अलाउड है, यानी इसमें क्वांटम नंबर में कुछ ना कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। ठीक, तो ट्रांजिशन क्या होगा हमारा, अलाउड होगा। तो सिलेक्शन रूल देखिए बताता है। अब हमारा देखिए जो रूल्स है यहाँ पे मेन, वो रूल हमारा देखिए क्या दिया गया है, डेल्टा J = ±1। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल इज, तो हमें सिलेक्शन रूल को ध्यान देना है, यही हमारा क्या है, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि चेंज इन अ रोटेशनल क्वांटम नंबर, यानी डेल्टा J = +1 और -1। तो अब +1 इसकी वैल्यू कब आएगी, -1 कब आएगी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, वो किसी भी एनर्जी लेवल पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है, वो J = 0 इस एनर्जी लेवल पे है, यानी इसका रोटेशनल ठीक है फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी, यानी वो क्या है, 0 एनर्जी लेवल पे है, और वो माइक्रोवेव रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद उस रोटेशन की फ्रीक्वेंसी, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन जो हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से क्या हुई, मैच कर गई। तो पता है हमें, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो वहाँ पे मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चला गया, लो एनर्जी लेवल से कहीं चला जाएगा हाई एनर्जी लेवल में, यानी J = 0 से कहाँ चला गया, J = 1 वाले एनर्जी लेवल में चला गया। तो अगर मैं इसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करूँ, यानी मैं डेल्टा J निकालूँ, तो यहाँ पे जो डेल्टा J की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा J हमें पता है ये क्या होता है, J + 1 - 1। J + 1 - 1 का मतलब, हम लोग J + 1 किसे मान रहे थे, J + 1 हम लोग लिख रहे थे J' - J के लिए। ठीक, J' क्या था, ये कोई हाई एनर्जी लेवल की बात कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, कोई लो एनर्जी लेवल की बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 और 1 ही हो, हमें बस पता है कि हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हाई एनर्जी लेवल है, ये हम लोग 1 को क्या मान लीजिए, हमारा J' है, और ये कौन सा है, ये है J। तो अगर मैं इसके बीच का डिफरेंस यहाँ से निकालूँ तो J' हमारा क्या हो गया, 1 हो गया हाई एनर्जी
ठीक है। डैश वाला क्या होता है, कोई भी हाई होगा, ये हमारा क्या है, कोई भी हाई एनर्जी लेवल को दिखा रहा है, ठीक। और ये क्या दिखा रहा है, किसी लो एनर्जी लेवल को डिफाइन कर रहा है। तो हाई एनर्जी लेवल की वैल्यू यहाँ पे 1 है, लो की वैल्यू कितनी है 0। तो 1 - 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी ये क्या है पॉजिटिव है, यानी डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ गई +1 आ गई। तो ये हमें ध्यान देना है, यही हमारा क्या है सिलेक्शन रूल है। तो अगर मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा जे की वैल्यू अगर +1 आई या -1 आई, ठीक है, तब वो ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है। तो ये ट्रांजिशन क्या होता है, अलाउड, ठीक। अगर ऐसा नहीं आएगा वैल्यू तब क्या बोलेंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आई डेल्टा जे की तो क्या है, वो फॉरबिडन ट्रांजिशन दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम तो +1 समझ गए हैं, किसी भी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में गया तो डेल्टा जे की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा क्या है, किसी दूसरे एनर्जी लेवल में है, मान लेते हैं हमारा जो मॉलिक्यूल है वो लाई कर रहा है हमारा J = 2 पे, ठीक। और ये माइक्रोवेव रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करके चला गया J = 3 में, तभी डेल्टा J यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा 3 - 2। 3 - 2 का मतलब आ गया +1, यानी ये ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है, ठीक। तो ये हमें ध्यान देके चलना है। अब देखिए है क्या, -1 कब आएगा, क्योंकि सिलेक्शन रूल में दोनों चीज बोल रहा है कि +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है डेल्टा जे, ठीक है, +1 और -1। तो -1 कब आएगा, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में गया है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे +1, यानी ये क्या दिखा रहा है, एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी ये एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर एब्जॉर्ब करेगा तब तो आएगा +1, लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल क्या है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है, यानी वो हाई से अगर लो में आएगा भी तो क्या होगा, एक एक स्टेप करके ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल कहीं एनर्जी लेवल 10 पे है, वो डायरेक्ट एनर्जी रिलीज करके वो आ गया 6 पे, 4 पे, कहीं भी ऐसा नहीं आ सकता। अगर 10 पे है तो कहाँ आएगा, वो 9 पे आएगा। अगर वो 8 पे है तो कहाँ आएगा, वो 7 पे आएगा। अगर वो 1 पे है तो कहाँ आएगा, 0 पे आएगा। यानी जो डिफरेंस है, ठीक है, इमिशन का, यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी 1 1 करके एब्जॉर्ब कर रहा है, इमिट कर रहा है तो भी 1 1 करके क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल इमिट कर रहा है। तो +1 कब आएगा, जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। -1 कब आएगा, जब क्या करेगा, मॉलिक्यूल हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा। तो जैसे मान लेते हैं अगर मॉलिक्यूल हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब करके 3 पे चला गया है, ठीक, फिर वो क्या आ रहा है, फिर 3 से आ गया, अब लो एनर्जी में अगर आएगा तो वो 3 से हमेशा कहाँ आएगा, 2 पे ही आएगा, 1 पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, J = 1 है, तो जब भी एनर्जी वापस आएगा, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया और चला गया हाई एनर्जी लेवल में, अगर ये वापस इसको आना है तो ये हमेशा कहाँ आएगा, अगर 3 से आना है तो वो हमेशा 2 पे आएगा। अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूल हमारा 1 से 2 पे गया है, तो वापस अगर आना होगा तो वो 2 से कहाँ आएगा, 1 पे आएगा, वो 0 पे कभी नहीं जाएगा। तो हमें जहाँ ध्यान देना है कि ट्रांजिशन हो, चाहे मतलब चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे इमिशन हो, वो क्या होगा, एक एक स्टेप करके ही आगे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कंसिडर करके चलना है। तो अगर ये वाला कंडीशन हम लोग ले लें कि मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, J = 3 से 1 में आ रहा है, तब डेल्टा J की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। अगर इस कंडीशन में अगर डेल्टा J निकालने की कोशिश करें तो डेल्टा J का मतलब क्या है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये इनिशियल तो हमारा कहाँ है, ये अब ये 3 क्या होगा, इनिशियल वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू वो कितना है, माइनस ये हो जाएगा 2 और इनिशियल कितना है 3, यानी ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो बाद में तो यहाँ पहुँचा 2 पे, पहले कहाँ था 3 पे, तो फाइनल हमारा 2 हो गया, इनिशियल हो गया 3। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, -1, यानी जो +1 है वो किसके करस्पॉन्ड है, वो एब्जॉर्प्शन के, जो -1 है वो किसके करस्पॉन्ड है, इमिशन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी डेल्टा J की आएगी। तो डेल्टा J = +1 और -1, ठीक। तो ये आ सकता है हमारा किसी अलाउड ट्रांजिशन के लिए। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो क्या है, हमारा फॉरबिडन है, यानी वो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स दिया गया है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और फिर इसके बाद देखिए बताया गया है यही सारी चीज़ें जो मैंने बताया है अभी। यहाँ देखिए लिखी गई है कि वेयर डेल्टा J या वेयर J इज रिप्रेजेंट रोटेशनल क्वांटम नंबर। ये हमें पता है J क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। और जो डेल्टा J है उसकी वैल्यू +1 या -1। अगर देखिए डेल्टा J की वैल्यू +1 आ रही है तो ये क्या दिखा रहा है, एब्जॉर्प्शन को, ठीक, क्योंकि हाई से लो से हाई में जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल जब भी करेंगे तो +1 आएगा हमेशा। अगर डेल्टा J की वैल्यू -1 आ रही है
तो ये क्या दिखा रहा है, इमिशन को शो कर रहा है, क्योंकि वो अगर मान लेते हैं 3 से 2 में आ रहा है तो फाइनल 2 हो गया, इनिशियल 3 हो गया, तो 3 में से 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो ये सब बहुत ही क्या है, सिंपल चीज़ें हैं। तो रोटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है, का जो डिफरेंस है यानी डेल्टा जगह डिफरेंस है वो +1 या -1 आएगा, तो उसे बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशन है। यही हमारा क्या है, सिलेक्शन रूल। तो इतना चीज़ हमें पता चल गया। इसी तरीके से अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन ट्रांजिशन के लिए भी जो डेल्टा V होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू +1 और -1 आती है। तो वो ये चीज़ हम लोग वहीं पर देखेंगे। तो यहाँ पे उतना इसको समझना अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सिलेक्शन रूल है, इसलिए दे दिया गया है कि ऐसे ही उसमें भी होगा, ठीक है। यदि कोई मॉलिक्यूल अगर लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा है तो अगर वो क्या करेगा, इंफ्रारेड रीजन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वाइब्रेशन कहाँ होता है, इंफ्रारेड रीजन में। तो इंफ्रारेड रीजन के रेडिएशन को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, अगर मान लीजिए 1 वाले लेवल में वाइब्रेट कर रहा है तो हमेशा कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा, वो 3 पे नहीं जाएगा। तो डेल्टा V हमेशा क्या होगा, +1 आएगा। अगर वो 2 में है, ठीक है, फिर लो में आना चाह रहा है, यानी हाई वाइब्रेशन से लो में आना चाह रहा है वाइब्रेशन एनर्जी में, तो वो अगर 2 पे है तो हमेशा कहाँ आएगा, 1 पे आएगा। तो उसमें क्या आएगा, डेल्टा V की वैल्यू इमिशन कर रहा है एनर्जी का, तो वो क्या होगी, वो आएगा -1। तो जैसा इसमें हमारा +1 -1 आ रहा है, वैसा क्या होगा वाइब्रेशन में भी +1 या -1 इसका सिलेक्शन रूल आएगा। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान देके चलनी है इस सिलेक्शन रूल के अंदर। फिर देखिए हमारे पास एक नया पॉइंट्स आ गया कि अब यहाँ पे हम लोग देखिए ध्यान देते हैं इस पे, ये लिखा गया है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग रोटेशनल स्पेक्ट्रा। यहाँ बताना है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमें समझना है, यानी ये भी हमारा क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारा छोटे नंबर में, यानी ये क्वेश्चन देता है 1-2 नंबर का, कुछ मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन शो द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो हमें वहाँ पे क्या करना है, बस बता देना है उस मॉलिक्यूल के नेचर को देख के। तो नेचर कैसे पता चलेगा, तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल होंगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, यानी कौन से नहीं करेंगे। यानी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर डाला जाएगा माइक्रोवेव रीजन में, तो वो मॉलिक्यूल कौन से होंगे कि उस मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो उसकी बात अगर किया जाए तो यहाँ पर देखिए दिया गया है द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। कहीं ना कहीं हम लोग ये स्टार्टिंग में बात किए थे डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे देखिए फिर से दिया गया है कि मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा तभी शो करेगा जब वो क्या हो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसके अंदर हो। तो ये हमें कंडीशन ध्यान देके चलना है। सो दैट इट कैन इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब या इमिट करेगा फोटोन को। दस रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय द पोलर मॉलिक्यूल। तो ये हमें इतना चीज़ पता होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, पोलर नेचर का। पोलर नेचर का होगा तो उसका खुद का एक क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। अगर उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करके रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेगा। तो अगर मॉलिक्यूल में ये सारी चीज़ें हैं तभी वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो कर पाता है। अगर मॉलिक्यूल डाइपोलर नेचर का नहीं है, डाइपोल मूवमेंट उसके अंदर नहीं है, तो वो क्या होगा, वो यानी उसके अंदर देखिए पोलर नेचर अगर है भी, ठीक है, कंडीशन देखिए फिर ऐसा भी आएगा, अगर मॉलिक्यूल पोलर है भी लेकिन उसका डाइपोल मूवमेंट 0 है तब वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं कर पाता है। तो यही सभी चीज़ें हमें ध्यान देके चलनी है, क्योंकि पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट जरूरी नहीं है कि जो पोलर हो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट हमेशा हो, उसका डाइपोल मोमेंट 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं कि मॉलिक्यूल पर तो पोलैरिटी होगी, चार्ज तो होगा, प्लस माइनस उसके ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, लेकिन वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं शो कर पा रहा है, यानी उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल पोलर होने के साथ साथ उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट तो होना ही चाहिए। तो ये हमें कंडीशन ध्यान देके चलना है। देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले देखिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय ओनली द पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक, और मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। हमें दो चीज ध्यान देकर चलना है, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, पोलर नेचर का, और पोलर के साथ साथ उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। डाइपोल मूवमेंट का मतलब उसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो डाइपोल मूवमेंट की अगर बात करें
और अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल को एग्जांपल ले लें, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे अगर बात करते हैं हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, ठीक, उसके अंदर क्या है, 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, ठीक, इस मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्डेड हैं, एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लेते हैं ये जो Cl है, Cl माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H प्लस क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, यानी इस पर डेवलप होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा पोलर नेचर का। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, पोलर नेचर का, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, पोलर नेचर क्रिएट हो गया। पोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चार्ज से है, ठीक है, तो ये पोलर नेचर का मॉलिक्यूल हो गया। अगर बात करेंगे इसके डाइपोल मोमेंट की, यानी पोलरिटी, देखिए डाइपोल मोमेंट का मतलब होगा कि पोलरिटी इसके अंदर कितना है, ठीक। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट यहाँ पे निकालूं तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू, ठीक है, और इनटू क्या होगा, ये डिस्टेंस हम लेते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी हम लोग जो बोलते हैं बॉन्ड लेंथ इसका, ठीक है, चार्ज इनटू डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू आएगी, यानी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इस तरह से फार्मूला में, तो म्यू इक्वल टू चार्ज को दिखाते हैं क्यू से और डिस्टेंस हो गया हमारा डी। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको दिया जाए तो देखिए है क्या कि ये पोलर मॉलिक्यूल अगर हमारा क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं यहाँ पे है और इसी के अलॉन्ग ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका हमेशा क्या होता है, डाइपोल चेंज होता है। डाइपोल चेंज होने का मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, न कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये बात हम लोगों ने पहले कर लिया था कि डाइपोल मोमेंट, ये जो बार डाइपोल मोमेंट है म्यू, ठीक है, इस डाइपोल मोमेंट का क्या हो रहा है, केवल और केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, न कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्योंकि जब मॉलिक्यूल रोटेशन में होगा, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, जब भी रोटेट करेगा तो इसका जो चार्ज है, चार्ज तो वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि रोटेशन करते समय जो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है या हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो बदल जाए, चार्ज तो वही रहेगा। और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, हम लोग क्या माने हैं, प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा जब प्योर है तो उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल क्या है, एज अ रिजिड रोटेटर बिहेव कर रहा है, तो वो अब जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे। तो उसके बीच का जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स होगा। तो ड्यूरिंग द रोटेशन द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, डू नॉट चेंज बट देयर, ठीक है, डायरेक्शन आर चेंज, यानी इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, चेंज होगा। यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस का अगर मैग्नीट्यूड चेंज करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो फिक्स रहेगा रोटेशन में, ना तो चार्ज चेंज होगा ना तो उसके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, इसका डायरेक्शन। क्योंकि हमारा अगर मान लेते हैं HCl का मॉलिक्यूल जो है, अगर इसके डाइपोल को दिखाएं तो हमारे डाइपोल कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से एरो बना के, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर क्या है निगेटिव, इधर एरो बनाते हैं। तो जब ये रोटेट करेगा तो पहले हमारा डाइपोल का डायरेक्शन ये था, मान लेते हैं मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है इधर की ओर, फिर डाइपोल का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ, ये ऐसे हो गया, ठीक। अभी मान लेते हैं मॉलिक्यूल घूम के भाग गया इधर, तो ये फिर क्या हो गया, ये फिर इधर आ गया, फिर ये घूम के वापस ऐसे आया, फिर ये क्या हो गया, डायरेक्शन देखिए इसका हमेशा क्या हो रहा है, डायरेक्शन, डाइपोल का जो डायरेक्शन हो रहा है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डाइपोल का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यानी डाइपोल मोमेंट में चेंजिंग आ रही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करता है और इसका ओरिएंटेशन यानी इसका जो, ठीक है, डायरेक्शन है वो भी डिपेंड करता है। तो कोई भी चेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया। तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट में चेंजिंग आ रही है। तो डाइपोल मोमेंट में चेंजिंग आएगी और ये मॉलिक्यूल अगर रोटेट कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होगा, यानी किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, उसके रोटेशन का क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ अपना फ्रीक्वेंसी होगा, यानी एक सेकेंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है वो। तो इसकी जो, ठीक है, डाइपोल, इसके रोटेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस पर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके फ्रीक्वेंसी से मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, और इसका रोटेशनल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम लोग न्यू डैश है। तो जब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस समय
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके वो हाई लेवल में चला जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग रोटेशन स्पेक्ट्रा, ये मॉलिक्यूल शो कर रहा है। तो ऐसा चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जब मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी हो और डायपोल मोमेंट हो। अगर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, ना तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ना तो हाई एनर्जी लेवल में वो जा पाएगा। तो ये हमें ध्यान देके चलना है कि कैसे मॉलिक्यूल होने चाहिए जिसमें रोटेशन स्पेक्ट्रा होगा। तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव पोलर इन नेचर and it has a permanent dipole moment. During the rotation their dipole moment will be change. चेंजिंग में क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, न कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये हमें इतनी चीज़ें ध्यान देके यहाँ पे चलनी है, ठीक। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर मॉलिक्यूल रोटेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्जेस हैं उसी की वजह से हमारा क्या हो रहा है, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो चार्ज वहीं डेवलप होगा जहाँ क्या होगा, पोलरिटी है, तो वहीं पे हमारा चार्ज देखने के लिए मिलेगा। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल टाइप का है, उस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो सीधा सा रीज़न है हमारा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का मतलब मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, चार्ज डेवलप होना चाहिए और उसके पास क्या हो, डायपोल मोमेंट हो। तो देखिए ये सारी चीज़ें दी गई है यहाँ पे, इसको नोट कर सकते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, जैसे कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का H2 है और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, यानी दोनों एटम क्या है, सेम टाइप के हैं। यानी दो एटम है लेकिन दोनों क्या है, सेम टाइप के हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। H2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया। तो ये सब सारे मॉलिक्यूल जो है, इसमें दोनों एटम एक ही टाइप के हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई चार्ज डेवलप होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि चार्ज तभी डेवलप होगा कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जब क्या हो, एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक क्या हो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उस पर आता है पार्शियल निगेटिव। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज डेवलप हो गया, पोलरिटी आ गई, पोलरिटी आने की वजह से डायपोल मोमेंट उस पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बनाऊँ H2, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम टाइप के एटम है, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में है, यहाँ भी क्या होगा, ऐसा कुछ डेवलप नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल रोटेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करते हैं, तो ये हमें कंसिडर करके चलना है। फिर अगर बात करेंगे, देखिए कुछ और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें रोटेशन स्पेक्ट्रा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल लाइक CO2, C2H6, ठीक, CO2 ले लें, C2H6 ले लें। तो अब इसमें तो देख रहे हैं हम लोग कि अलग अलग टाइप के एटम है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें भी अलग अलग देखिए एटम है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो ये भी क्या रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, तो अगर मैं यहाँ पे CO2 को बनाऊँ, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं CO2 का जो कि मॉलिक्यूल है उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस पे आता है पार्शियल निगेटिव, और कार्बन क्या बन जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो यहाँ पे तो पोल जनरेट हो गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन ये मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रोटेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये पोलर तो है, लेकिन इसमें डायपोल मोमेंट इसका 0 है। डायपोल मोमेंट की अगर बात करेंगे, अगर इसमें डायपोल मोमेंट अगर मैं निकालने जाऊँ तो देखेंगे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इधर देखेंगे हम लोग क्या, ऐसे एरो बनेगा, यानी ऑक्सीजन की तरफ ये पॉजिटिव, और इधर देखा जाए तो यहाँ भी क्या होगा, इस तरीके से इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी दोनों का जो ओरिएंटेशन है, यानी नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे 0 होगा। नेट डायपोल मोमेंट 0 का मतलब दोनों क्या है, दूसरे के अपोजिट हैं, यानी दूसरे को डायपोल दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता है डायपोल मोमेंट में अगर दोनों, ठीक है, का डायरेक्शन या तो इस तरह का हो, या तो डायरेक्शन क्या हो, ऐसा हो जैसे कि भी कार्बन में बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी दोनों के जो डायपोल्स हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट यहाँ 0 है। मॉलिक्यूल तो पोलर नेचर का है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है, जिसकी वजह से रोटेशन स्पेक्ट्रा ये शो नहीं करेगा। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पोलर है तो उसके पास डायपोल मोमेंट भी होना चाहिए, यानी म्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें यह चीज़ ध्यान देके चलना है, ठीक है। अगर इसका म्यू कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है।
ऐसे हम लोग डायरेक्शन देख के निकाल लेते हैं कि म्यू कितना है। अगर कैलकुलेट भी करेंगे तभी वैल्यू इसकी 0 आएगी, क्योंकि फार्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस के फार्मूले से अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो वैल्यू 0 आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कंसिडर करके चलना है। तो और फिर देखिए दिया गया एक मॉलिक्यूल और हमारे पास है C2H6 का। ये भी रोटेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन इस तरीके से कुछ है, यानी ये एथेन है। तो ये सारे के सारे जो एटम हैं कार्बन के साथ साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, वो सब कार्बन के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं। लेकिन कंडीशन वही है फिर से कि डायपोल मोमेंट इसका भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ये भी सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्री। जो हम लोग को अगर डायपोल मोमेंट निकालना नहीं है तो बस ध्यान देना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोलरिटी अगर उसके अंदर है और वो सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट उसका 0 हो जाता है। यहाँ पे अगर कार्बन CO2 दिखा जाए सिमेट्रिकल टाइप का मॉलिक्यूल है, अगर मैं यहाँ से कोई लाइन पास कराऊँ तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इससे सिमेट्री है। यहाँ भी अगर मैं लाइन पास कराऊँ, इधर भी देखते हैं CH3, इधर भी CH3, ये भी सिमेट्रिकल है, तो डायपोल मोमेंट इसका 0 यानी रोटेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। तो ये सिंपल तरीका हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अब कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें रोटेशन स्पेक्ट्रा शो होगा, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं हमारे पास। तो ये नहीं देते हैं, यहाँ से फिर दिया गया है पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2O, NO, N2O, CO। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रोटेशन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। अगर इनको चेक किया जाए क्या इसके अंदर पोलरिटी और डायपोल मोमेंट दोनों चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वाटर का एग्जांपल लेके। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक वाटर का एग्जांपल ले लूँ H2O के केस में, तो H2O का अगर एक मॉलिक्यूल मैं ड्रा करूँ यहाँ पे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से क्या है, अरेंज है इसके शेप में। तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है। हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन को तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसका देखिए जो डायपोल है वो ऑक्सीजन की तरफ है, खींच रहा है, और जिसकी वजह से इस पर क्या होता है, चार्ज भी डेवलप होगा। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पर क्या होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी इसके जो डायपोल का क्या है, एक डायरेक्शन है। हमेशा ध्यान देना है कि ये इस तरीके से है, लेकिन वो एकदम लीनियरली इस तरीके से एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। वो क्या है, इस तरीके से, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डायपोल क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। यानी इसका रिजल्टेंट डायपोल जो होगा वो ऐसे होगा। इसे बोलते हैं हम लोग म्यू नेट। इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो 0 नहीं है, यानी वो क्या है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर भी है, अगर देखा जाए इसके शेप को अच्छे से, तो इसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरीके से है। तो हमेशा डायपोल में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो तो डायपोल हमेशा क्या होता है, लोन पेयर की तरफ ही शिफ्ट होगा। यानी ये तो ऐसे है इधर, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एरो तो ऐसे बन गया, ये वाला ऐसे बन गया, लेकिन लोन पेयर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये ओवरऑल क्या है, ऐसे है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा इसका म्यू नेट क्या होगा, वो ऊपर की ओर होगा, म्यू नेट। यानी ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसके अंदर डायपोल मोमेंट है, तो ये मॉलिक्यूल रोटेशन स्पेक्ट्रा को शो करेगा। ठीक, तो ये हमें ध्यान देके चलना है इस केस में। वैसे ही अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, NO की बात करें तो NO के बीच में भी क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन। तो यहाँ भी क्या होगा, पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। चार्ज डेवलप होगा तो इसके अंदर भी डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट होगा तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल रोटेशन स्पेक्ट्रा शो करेगा। यानी सिमेट्रिकल ये भी नहीं है, न तो ये है। ठीक, और N2O की बात की जाए तो यहाँ भी क्या होगा, डायपोल मोमेंट शो होगा। तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पोलर नेचर के हैं, इसका खुद का डायपोल मोमेंट है, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे। तो ये चीज़ हमें कंसिडर करके चलना है यहाँ पे। तो यही सारे कुछ एग्जांपल थे। जैसे आप लोग क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि बताइए कि कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ एग्जाम्पल, अगर ऐसे मान लेते हैं, क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जैसे तो हमारे पास दे दिया कि HCl है, CO है, H2 है और O2 है। HCl, CO,
H2O2। तो इसमें से हम लोगों को फाइंड करना है कौन से मॉलिक्यूल है जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, पहला चीज़ ये दोनों कैसे हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, ये दोनों को नहीं करेंगे। यहाँ पे HCl का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि HCl के अंदर क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्लस माइनस चार्ज भी है और डाइपोल मोमेंट इसका होगा, तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो यहाँ भी क्या है, पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इस पर, इसके अंदर भी क्या है, डाइपोल मोमेंट अपना है खुद का, ठीक। यानी ये ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी क्या है, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल में कुछ एग्जांपल आप लोगों को दे सकते हैं एग्जाम में, कुछ एग्जांपल ऐसे क्या होते हैं बना के दिए जाते हैं, ठीक है, कि कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो ये हमारा था सिलेक्शन रूल और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल विच शोइंग द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ और नए टर्म्स को पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।